देवता एपिसोड 23। केदार ने जुर्रत से काम लेते हुए कहा, यह रिजर्व कंपार्टमेंट है और हमारे पास टिकट है। आप कानूनन इस कंपार्टमेंट में सफर नहीं कर सकते। उसने तंजिया लहजे में कहा, मैं कानून को तुमसे ज्यादा जानता हूं। तुम्हारे जिस्म पर खद्दर का मैला कुर्ता और पजामा है। इस लड़की के जिस्म पर एक ऐसी रेशमी साड़ी है जिसकी कीमत कम से कम 500 रुपए होगी और इसकी उंगली में जो अंगूठी है उसका हीरा असली है। ये किसी बड़े घर की लड़की है और तुम एक बेहद गरीब आदमी हो। क्या बता सकते हो कि इस ट्रेन में तुम दोनों का मेल कैसे हो गया? केदार यूं भी झल्लाया हुआ था कि इंस्पेक्टर रंग में भंग डालने चला आया। फिर यह कि वो हमें कानूनी गिरफ्त में ले रहा था और इस इल्जाम में केदार को हवालात तक पहुंचा सकता था कि वो एक अमीर घराने की लड़की को भगा कर ले जा रहा है। इस तरह अगर बात बढ़ती तो मेरे मुताल्लिक तहकीकात के दौरान पता चल जाता कि मैं कमिश्नर जॉन पॉकर की बेटी सामी पॉकर हूं और मैं केदार को छोड़कर किसी कमिश्नर की बेटी बनकर नहीं रहना चाहती थी। मैंने इंस्पेक्टर को टालने के लिए कहा, ये मेरे पति हैं, मैं इनकी धर्मपत्नी हूं, हम कलकत्ते पहुंचकर यह साबित कर देंगे। इंस्पेक्टर ने मुझे भूखी नजरों से देखते हुए कहा, कलकत्ता बहुत दूर है, तुम दोनों अगले स्टेशन पर मेरे साथ थाने चलोगे। वहां मैं अपने तौर पर मालूम कर लूंगा कि तुम कितना सच बोल रही हो। बात बिगड़ते देखकर मेरे जी में आया कि मंत्र पढ़कर इस इंस्पेक्टर को शोलों की नजर कर दूं। ठीक है, वो जलकर भस्म हो जाता, मगर अगले स्टेशन पर उसके सिपाही आने वाले थे। अगर हम उसकी जली हुई लाश को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते और कंपार्टमेंट में उसका नामो निशान तक न रखते, तब भी वो तहकीकात के लिए हमें स्टेशन पर उतार देते। उस वक्त हम बुरी तरह फंस गए थे। केदार मेरे हुक्म का मुंतजिर था। मेरा इशारा पाते ही इंस्पेक्टर को बाहर फेंक सकता था, लेकिन मैंने मसलहत से काम लिया। उसकी भूखी नजरों के जवाब में अचानक मुस्कुराकर कहा, इसी ट्रेन से मेरा कलकत्ते पहुंचना जरूरी है। क्या हम दोस्त बनकर आपस में समझौता नहीं कर सकते? यह कहकर मैंने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर रिश्वत के तौर पर उसे पेश कर दी। उसने अंगूठी लेकर अपनी जेब में रखते हुए मुझसे कहा, इस अंगूठी के बदले मैं तुम्हारे साथी को माफ कर दूंगा। अब रह गई तुम, मैं तुम्हें तन्हाई में माफ करना चाहता हूं। अपने साथी से कहो कि यह दरवाजा खोलकर बाहर चला जाए और पायदान पर खड़ा रहे। अगले स्टेशन तक मेरी ड्यूटी है। इसके बाद तुम अपने साथी के साथ ऐश करती हुई कलकत्ते चली जाना। यह नहीं हो सकता, केदार ने गुस्से से चीख कर कहा। मैं बुज़दिल नहीं हूं कि अपनी धर्मपत्नी को तुम्हारे साथ छोड़कर बाहर पायदान पर चला जाऊं। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। केदार, मैंने डांट कर कहा, क्या तुम जेल में सड़ना चाहते हो? जरा अक्ल से काम लो, सिर्फ अगले स्टेशन तक की बात है। इंस्पेक्टर शरीफ आदमी है, यह हमें कलकत्ते जाने की इजाजत दे देंगे। जाओ, बाहर चले जाओ। वो थोड़ी देर तक खड़ा बेबसी से मुट्ठियां भींचता रहा। मेरे जिस्म को ऐसे देखता रहा जैसे उसके आगे खाना रखकर उससे छीना जा रहा। मुझे उस पर बड़ा तरस आया, मगर मैं क्या करती, मजबूरी थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा। बाहर की तेज हवाएं अंदर आ रही थी। ट्रेन पूरी रफ्तार से रात के अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। इंस्पेक्टर ने दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए पूछा, अब बताओ कि तुम कौन हो? इस गवार के हत्थे कैसे चढ़ गई हो? ये ना पूछो इंस्पेक्टर साहब, तुम मेरी रिश्वत लेकर हमारा पीछा छोड़ दो। मर्द को अपनी बात का धनी होना चाहिए। ये कहकर मैंने एक तौबा शिकन अंगड़ाई ली। वो सब कुछ भूल गया। सहरज़दा होकर मेरे करीब आया और मेरे चेहरे को दोनों हाथों से छूकर कहने लगा, तुम बहुत सुंदर हो, अतिक सुंदर। तुम्हारे आगे वो अंगूठी का असल हीरा भी कांच का एक टुकड़ा है। तुम्हारा चेहरा फूल से ज्यादा कोमल है और होंठ गुलाब की पंखड़ियां हैं। उसी वक्त ऊपरी बर्थ से गुर्राहट सुनाई दी। फिर दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर बौखलाहट में चीखता हुआ पीछे हट गया। काली बिल्ली उसकी गर्दन पर पंजा मारती हुई टॉयलेट के दरवाजे की तरफ चली गई थी। दूसरी बार उसने फिर छलांग लगाई और उसके चेहरे पर खराश डालती हुई निचली बर्थ पर जाकर बैठ गई। इंस्पेक्टर बौखलाया, फिर झल्लाया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वो उछलकर बर्थ के दूसरी तरफ चली गई। इंस्पेक्टर ने गालियां देते हुए उस पर छलांग लगाई। वो कूद कर नीचे आ गई। जब वो नीचे आया तो बिल्ली उछलकर ऊपरी बर्थ पर पहुंच गई। फिर इंस्पेक्टर के पलटने से पहले ही दोबारा छलांग लगाकर उस पर आई और उसके चेहरे पर पंजे के निशान छोड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई। खट खटाखट भागती हुई ट्रेन ताल दे रही थी, जैसे बेसुरा तबले जंग बजा रही थी। और उस लम्हे कंपार्टमेंट में एक अजीबोगरीब जंग जारी। मैं एक कोने में खड़ी हुई एक इंसान और एक बिल्ली की लड़ाई देख रही थी। इतना तो समझ ही गई थी कि वो सामी है और बिल्ली के रूप में यहां तक चली आई है। फिर इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से पागल होकर उसका गला दबाने लगा। जरा सी देर में बिल्ली का जिस्म बेजान हो गया। उसने हिकारत से उसे एक तरफ फेंकते हुए मुझसे कहा, तुमने कैसी जंगली बिल्ली पाल रखी थी?
क्या तुम समझती हो कि इससे डरकर मैं तुम्हारा ख्याल छोड़ देता? मैं अभी तुमसे भी समझता हूं। पहले जरा इसे बाहर फेंक दूं। ये कहकर वो दरवाजा खोलने गया। उसके चेहरे पर जा बजा खराशें पड़ गई थी और उनसे खून रस रहा था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, बिल्ली ने अचानक ही जिंदा होकर गुर्राते हुए उस पर छलांग लगा दी। वो खुले हुए दरवाजे पर खड़ा था। इस अचानक हमले से लड़खड़ा गया। पायदान पर खड़े हुए केदार ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसे पकड़कर बाहर की तरफ खींच लिया। फिर दूर तक इंस्पेक्टर की चीख सुनाई देती रही। ट्रेन भागती रही। केदार एक हाथ से हैंडल पकड़े लटका हुआ था। वो उछलकर अंदर आ गया। खटखटाकर खटखटाकर दरवाजा बंद हो गया। बिल्ली बर्थ के नीचे बैठी हुई मुझे घूर कर देख रही थी। मैंने घबराहट से कहा, यह सामी है, इसे पकड़कर बाहर फेंको। वो बर्थ के नीचे से बाहर आ गई। केदार उसे पकड़ने लगा तो वो उछलकर ऊपरी बर्थ पर पहुंच गई। मैंने सोचा कि फिर वही जंग शुरू हो जाएगी। ट्रेन का अगला स्टॉप करीब आ रहा था। वहां हमारे पकड़े जाने का खदशा था, बल्कि यकीन था। जब तक इंस्पेक्टर की तलाश जारी रहती, वो हमें थाने में रखते। मैंने कहा, केदार, इसे छोड़ो, जंजीर खींचो, हम जंगल के रास्ते दूसरी तरफ निकल जाएंगे। ये बिल्ली अव्वल तो हाथ नहीं आएगी, हाथ आ गई तो मुर्दा बन जाएगी। हम इससे बाद में निपट लेंगे। पहले थाने और पुलिस से बचने की कोशिश करो। केदार ने जंजीर खींच दी। ट्रेन रुकते रुकते भी आध मील तक घसीटती चली गई। मैंने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला तो मुझसे पहले ही सामी छलांग लगाकर बाहर चली गई। ये तो हम समझ ही गए थे कि वो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें उस वक्त कानून से बचना था, इसलिए हम ट्रेन से उतरते ही जंगल के अंदर भागते चले गए। हम कहां जा रहे थे हम नहीं जानते थे। खौफ था जो हमें भगा रहा था। हम जादू मंत्र के जरिए पुलिस और कानून से खुद को नहीं बचा सकते थे। ज्यादा से ज्यादा नजरबंदी की रेखा खींच कर बैठ जाते। ऐसे में कोई हमें नहीं देख सकता था, लेकिन हम कब तक इस जंगल में पुलिस की नजरों से छुपे रहते। उस वक्त उस इलाके से जितनी दूर निकल जाते उतना ही बेहतर होता। इसलिए हम कभी भाग रहे थे, कभी तेजी से चलते हुए सांसें दुरुस्त कर रहे थे। भागने, रुकने और हाँफने के दौरान जब भी हमने पलट कर देखा तो इस जंगल के अंधेरे में स्याह बिल्ली की दो चमकती हुई आंखें पीछा करती हुई नजर आई। वो साए की तरह हमारे साथ लगी हुई थी और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। फिर न जाने हम कितनी दूर निकल आए। आसमान पर सुबह की सफेदी झलक रही थी। कुछ दूर जाने के बाद एक छोटी सी बस्ती नजर आई। हम ठहर गए। बस्ती से दूर खड़े हाँफते रहे। फिर मैंने केदार से कहा कि हमें बस्ती में नहीं जाना चाहिए। अगर पुलिस हमें तलाश करती हुई यहाँ तक आ गई तो बस्ती वाले कानून का साथ देंगे, लिहाजा हमें किसी की नजरों में नहीं आना चाहिए। इस आबादी से कतरा कर निकल जाना चाहिए। ये फैसला करके हम एक लंबा चक्कर काटते हुए उस बस्ती से दूर निकल गए। केदार ने कहा, मुझे भूख लग रही है, तुम भी थक गई हो, हम कुछ खा पी कर थोड़ी देर आराम करेंगे। केदार एक लंगड़े आदमी का भेष बदलकर बस्ती की तरफ चला गया। मैं रक्षा कंडल बनाकर बैठ गई। बैठने के थोड़ी देर बाद नींद से मेरी आंखें बंद होने लगी। रात भर की जागी हुई थी। मुझसे बैठा न गया, वहीं घास पर सो गई। तकरीबन 2 घंटे के बाद केदार सूखी रोटियां और आम का अचार लेकर आया। मुझे सोते देखकर उसने 2 रोटियां खाई, पानी पिया और बाकी मेरे लिए रखकर सो गया। दोपहर को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिपाही बस्ती के कुछ लोगों के साथ हमें तलाश कर रहे थे। मैं उन्हें देख रही थी, मगर वो रक्षा खंडल के अंदर मुझे नहीं देख सकते थे। इंस्पेक्टर ने एक आदमी से कहा, तुम तो कहते थे कि वो लंगड़ा भीख मांगकर इसी तरफ आया है, मगर यहां तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। हुजूर, आदमी ने जवाब दिया, मैंने जो देखा था वही आपसे कह दिया, पता नहीं वो कहां चला गया है। वो बातें करते हुए दूर निकल गए। मैं इत्मीनान से रोटियां खाने लगी। जब दोपहर ढल गई और दरख्त के साए फैलने लगे तो मैंने केदार को जगाया और उसे बताया कि पुलिस हमें तलाश करती हुई इस तरफ गई है, हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए। केदार ने खड़े होकर दूर दूर तक देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। हम रक्षा कंडल से बाहर आ गए। उसी वक्त सामी मियाऊं कहती हुई एक दरख्त से कूदकर हमसे जरा दूर आकर खड़ी हो गई और मुझे यूं गुर्रा कर देखने लगी जैसे कह रही हो कि कहां बचकर जाओगी, मैं पाताल तक तुम्हारा पीछा करूंगी। मैंने झल्ला कर कहा, केदार, इसे पकड़ लो और यहां से दूर ऐसी जगह ले जाकर मारो कि फिर इसे जिंदा होने के लिए दोबारा किसी जानवर या औरत का जिस्म न मिले। केदार उसे पकड़ने के लिए दौड़ा तो वो भागने लगी। उस जंगल में अच्छी खासी दौड़ शुरू हो गई। केदार उसके पीछे पीछे भाग रहा था और मैं केदार के पीछे भाग रही थी। 1 घंटे के बाद वो परेशान होकर बोला, फजूल है, मैं इसे पकड़ूंगा तो ये मुर्दा बन जाएगी। मैंने सामी को गालियां देते हुए कहा, मुर्दा बन जाए तो इसे जमीन खोद कर गाड़ देना, फिर मैं देखूंगी कि वो दूसरा जिस्म कहां से पाती है। इस जंगल में तो जानवर भी नजर नहीं आते हैं। मेरी बात खत्म होते ही एक हिरनी नजर आ गई।
वो बहुत दूर दरख्तों के झुंड से चौखड़ियां भरती आ रही थी। उसके बाद घोड़ों के निनाने और टापे मारने की आवाजें आने लगी। हिरनी दूर निकल गई थी और इसके पीछे जाने वाले घोड़सवार हमें देखकर रुक गए। वो तादाद में 11 थे। उनमें 10 सिपाही थे, लेकिन उनके जिस्मों पर भारतीय सिपाहियों की वर्दियां नहीं थी। मैं उन्हें देखते ही समझ गई कि वो किसी स्टेट के सिपाही हैं। उनके आगे एक सफेद घोड़े पर एक अधेड़ उम्र का आदमी गर्दन अकड़ाए, सीना फुलाए अपनी इनफिरादी शान और शौकत का इजहार कर रहा था और मूंछों पर ताव देते हुए अपनी निगाहों से मेरे जिस्म को टटोल रहा था। एक सिपाही ने हवाई फायर करते हुए बुलंद आवाज में कहा, तुम दोनों अमनारा के महाराज अधिराज राजपत राय के चरणों में हो, अपने सरों को झुका लो। हमने सर झुकाकर प्रणाम के लिए हाथ जोड़ दिए। मैंने झुकी हुई नजरों से देखा। राजपत राय ने अपनी राइफल एक सिपाही की तरफ उछाल दी थी। सिपाही ने उसे एक हाथ से रोक लिया था। फिर राजपत राय अपने घोड़े को ईड़ लगाकर केदार की तरफ बढ़ा। अंदाज ऐसा ही था जैसे उसे रोंदते हुए गुजर जाएगा। केदार छलांग लगाकर जमीन पर लुढ़कता हुआ दूसरी तरफ चला गया। राजपत राय ने आगे जाकर घोड़े को फिर उसकी जानिब मोड़ लिया। घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ आया। केदार जमीन से उठकर भागता हुआ दूर चला गया। तमाम सिपाहियों ने अपने घोड़ों से एक दायरा बनाकर उसे घेरे में ले लिया। राजा बहादुर का मकसद यही था कि केदार मुझसे दूर हो जाए। मैं तन्हा खड़ी रह गई। बिल्ली मुझसे जरा दूर एक पत्थर पर बैठी हुई थी। राजपत राय घोड़े को दुल्की चलाता हुआ मेरे सामने आ गया। उसने अब तक एक लफ्ज भी जबान से नहीं निकाला था। शायद कमतर लोगों से बोलना अपनी तौहीन समझता था। वो चंद लम्हों तक मेरे बदन के हीरे को एक जौहरी की निगाहों से परखता रहा। फिर उसका घोड़ा मेरे चारों तरफ घूमने लगा। मेरे पीछे जाकर राजपत राय ने मेरी साड़ी के आंचल को पकड़ लिया और उसे हाथ में लेकर मेरे जिस्म का तवाफ करने लगा। अगर मैं अपने बूढ़े जिस्म में होती तो राजपत राय मुझ पर थूक कर गुजर जाता, मगर अब वो एक परवाने की तरह मेरे जिस्म का तवाफ कर रहा था। हम औरत हुकूमत करने वाले मर्द को ही तरजीह देती है। सामी खामोशी से तमाशा देख रही थी। राजपत राय ने अपने हाथ आई हुई साड़ी को एक तरफ फेंकते हुए अपने सिपाहियों की तरफ देखकर कहा, राजपत राय शिकारगाह से कभी खाली हाथ नहीं जाता। इस हिरनी को हमारे राजमहल में पहुंचा दो। ये कहकर उसने वहां से जाने के लिए घोड़े की बाग मोड़ दी। मैंने जल्दी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना है। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मेरे साथी को मेरे साथ रहने की इजाजत दीजिए। उसने घूर कर केदार की जानिब देखा, फिर पूछा, ये तेरा कौन है? मैं राजा बहादुर के सामने केदार के बारे में नहीं बता सकती थी। उसे अपने साथ रखने के लिए मैंने कह दिया कि वो मेरा भाई है। मेरा वो झूठ काम आ गया। राजपत राय ने हुक्म दिया कि केदार को भी मेरे साथ राजमहल में भेज दिया जाए। फिर वो घोड़े को एड़ लगाकर दौड़ता हुआ हमारी नजरों से दूर होता चला गया। हम दोनों सिपाहियों के दरमियान पैदल चलने लगे। सामी भी हमारे पीछे पीछे आ रही थी। केदार ने पलटकर उसे देखा, फिर मुतमईन होकर धीरे से मुझसे कहा, मुझे यकीन है कि राजा साहब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं समझ गई कि वो सामी के भरोसे पर यह बात कह रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आया। वो कमबख्त मेरे पीछे पड़ गई थी। मैंने अपने गुस्से का इजहार न किया। मैं केदार पर जाहिर नहीं करना चाहती थी कि एक राजा की सेज तक पहुंचने के लिए मैं खुद ही बेचैन हूं। राजपत राय की तरह कोई राजा हो या केदार की तरह कोई भिखारी, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये जिस्म मैंने महज नुमाइश के लिए हासिल नहीं किया था। मैं अब तक सामी को दुश्मन समझ रहा था। ये ठीक है कि वो किसी को भी तुम्हारे करीब नहीं आने देती, मगर इस वक्त वो मेरे साथ भला कर रही है। यहां से बच निकलने के बाद हम सोचेंगे कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। मैंने कहा, तुम हमेशा गधे के दिमाग की तरह सोचते हो। तुम समझते हो कि सामी राजा साहब को मेरे करीब आने से रोकेगी, जख्मी करेगी या परेशान करेगी तो वो हमें आसानी से छोड़ देंगे? क्या वो अपनी नाकामी का सारा गुस्सा हम पर नहीं उतारेंगे? तुम अपनी जिंदगी की खैर मनाओ। गुस्से की हालत में वो हमें मार डालने का हुक्म दे सकते हैं। ऐसे मौके पर मैं तो जिस्म छोड़कर निकल जाऊंगी, मगर तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? केदार अपनी खोपड़ी सहलाने लगा। बात उसकी समझ में आ गई थी। तब मैंने अपने मतलब की बात समझाई कि हमारी भलाई इसी में है कि राजा साहब को उनकी तवक्को से ज्यादा खुश कर दूं ताकि वो हमें रुखसत कर दें। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है कि जब सामी हमारे दरमियान ना आए। मैंने सोच लिया कि राजमहल पहुंचते ही इसे ठिकाने लगाने का इंतजाम करूंगी। इस दुनिया में 70 बरस गुजारने के बाद मैंने पहली बार एक महल को अंदर से देखा। ये सामी के जिस्म का एहसान है कि मैं इतने ऊंचे मकाम पर पहुंच गई थी और हैरानी से उस महल की सजावट देख रही थी। और मुसर्रत के साथ मैंने काली बिल्ली पर तवज्जो नहीं दी कि वो महल में दाखिल होने के बाद कहां चली गई है। केदार को भी मुझसे अलग कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त मैं किसी के मुताल्लिक नहीं सोच रही थी।
अपने आप में मगन थी, खुद को उस महल की महारानी समझ रही थी। महल की 4 दासियों ने मुझे हौज के साफ व शफाफ पानी में स्नान कराया, रेशम का एक बारीक लिबास पहनाया, फिर मुझे बड़े से आईने के सामने बिठाकर मेरे बाल संवारे। 16 सिंगार से मेरे हुस्न शबाब को शराबे दो आतिशा बना दिया गया और मुझे खुशबुओं में बसाकर राजपत राय की ख्वाबगाह में छोड़ दिया गया। राजा साहब अभी नहीं आए थे। 2 दासियां उसी कमरे में मेरे लिए खाने की थाल परोस रही थी। उसी वक्त एक दासी ने आकर खबर दी कि रानी जी पधार रही हैं। मैं घबराकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। वक्ती तौर पर ही सही, मैं रानी जी के राजा को यहां छीनने के लिए आई थी। रानी हो या नौकरानी, कोई औरत ये नहीं चाहती कि कोई दूसरी आकर उसके पति को छीन ले। रानी जी भी गुस्से में तनतनाती हुई आई थी, लेकिन मुझ पर नजर पड़ते ही ऐसे ठटक गई थी जैसे अपनी सोच से ज्यादा सुंदरता देखकर हैरान रह गई हूं। फिर उन्हें ख्याल आया कि वो मेरे सामने एकदम फीकी पड़ गई हैं और उनके साथ आने वाली दासियां भी मुझे ही देख रही हैं। वो गालियां देती हुई मेरे करीब आई और हर गाली के साथ एक एक सवाल करती गई कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं और राजा साहब के हत्थे कैसे चढ़ गई हूं। वो इतने गुस्से में थी कि अगर मैं राजा साहब के हुक्म से न लाई जाती और अपनी मर्जी से यहाँ आती तो वो मुझे उसी वक्त कत्ल कर देती। मैंने हाथ जोड़कर आजिज़ी से कहा कि मैं मजबूर हूँ और जबरदस्ती यहाँ लाई गई हूँ। अगर मुझे यहाँ से सही सलामत जिंदा निकल जाने का मौका मिले तो मैं अभी चली जाऊंगी। वो खुद ही समझती थी कि जवान लड़कियां महल में जबरदस्ती लाई जाती हैं। उन्होंने मुझे हिकारत से देखते हुए कहा, अच्छी बात है, आज की रात गुजार ले। जब राजा साहब आए तो उन्हें इतनी शराब पिला देना कि वो मदहोश हो जाए, फिर मैं यहां आकर तुझे निकल जाने का मौका दूंगी। फरहाद अली तैमूर की हैरत अंगेज टेलीपैथी और सस्पेंस का ये सफर जारी है। देवता की अगली किस्त और उर्दू के मशहूर नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।